बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मिसलेनियस टॉपिक्स में से जो पास्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जो मिसलेनियस जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें से जो 90% जो मेजॉरिटी जो पेपर होता है ना, ये वही होता है जो मेजर टॉपिक्स हम करके आ चुके होते हैं ना, उसी की नॉलेज पे ही वो अटैम्प्ट हो जाता है, वो क्वेश्चन होता है। एक ही क्वेश्चन आना होता है इसमें से। तो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 14 मोस्टली वही आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही होता है जो आपने मेनली आप कवर कर चुके होते हैं। तो फिर भी हम इसके जो पास्ट क्वेश्चंस हैं और भी जो इससे रिलेटेड कोई टॉपिक्स होंगे तो वो भी मैं बता दूंगी। तो वो हम देख लेते हैं अब इसके पास्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है, इसमें इन्होंने ना पूछा हुआ है कि फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शंस बताएं, डिफरेंट टाइप्स की, और एग्जांपल्स भी दें। ठीक है, इनका ये क्वेश्चन है मेनली इन्होंने पूछा हुआ। तो जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स करते हैं तो उसमें हम एड मी से याद करते हैं हम। ठीक है, ये चार चीज़ें ही करते हैं। तो अब हमने इन चारों चीज़ों में ड्रग के साथ इंटरेक्शंस देखनी है। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन। ये चार चीज़ें बेसिकली इनको ही हमने डिस्कस करना है। इसमें उसने यही पूछा हुआ है, इनमें ड्रग इंटरेक्शंस बताएं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में आपने जहाँ भी जो भी पढ़ी हुई है ना एग्जांपल, जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें उधर से ही ये हमारी वही नॉलेज ही उन्होंने पूछी हुई है, उसी पे ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम जैसे टेट्रासाइक्लिन्स का हम पढ़ते भी हैं कि जब भी कभी कैल्शियम के साथ जो है वो टेट्रासाइक्लिन देंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से हमें मतलब को दूध वगैरह ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह इन्होंने लिखा हुआ है एंटासिड्स भी, जिनमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम होता है, वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन को, टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह ये कोलिस्टाइरामीन है, ये कोलिस्टाइरामीन का बताया हुआ है, बाइल एसिड रीजन्स में आती है ये ड्रग। ठीक है, जो वो डिसलिपिडीमिया वाले टॉपिक में आएगी, वो ये भी इफेक्ट करती है। डिजिटेलस और थायरोक्सिन जो है, इन दोनों ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रही है। इसी तरह उन्होंने मेटाक्लोप्रामाइड का भी बताया हुआ है। मेटाक्लोप्रामाइड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, और सिमिटेरिन जो है हमारे पास क्या है, ये है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। ये भी एक दूसरे की ड्रग को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को। इसी तरह उन्होंने लिक्विड पैराफिन की एग्जांपल दी है, ये विटामिन डी को कर रही है। और इसी तरह इन्होंने पैरासीटामोल के का भी बताया हुआ है कि वो एंटीकोलिनर्जिक्स जो ड्रग्स होती हैं, ये पैरासीटामोल की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती हैं। तो आप इनमें से कोई भी, इसके अलावा भी अगर आपको कोई एग्जांपल आती है तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है यही लिखें। फिर उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन पर कैसे इफेक्ट आता है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में। वो हमने वीडी का इफेक्ट पढ़ा हुआ है। वो जो है एल्ब्यूमिन के साथ जो ड्रग की बाइंडिंग होती है, प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा बाइंडिंग जो हमने पढ़ी हुई है, वो भी तो इफेक्ट होती है। वो हमने सल्फोना, जो हम जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि सल्फोनामाइड जो होती है वो क्या करती है, वो डिस्प्लेस कर देती है वारफरिन को। ये उन्होंने वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि सल्फोनामाइड खुद एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाती है, क्योंकि सल्फोनामाइड जो होती है, इसकी जो होती है हाई अफिनिटी होती है फॉर द एल्ब्यूमिन, और वो वारफरिन को डिस्प्लेस कर देती है, जिसकी वजह से वारफरिन की जो टॉक्सिसिटी है वो क्या हो जाती है, वारफरिन की टॉक्सिसिटी भी हाई हो जाती है। तो जब भी कभी सल्फोनामाइड और वारफरिन को जब हमने इकट्ठा देना, ये ड्रग इंटरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि अगर किसी पेशेंट वारफरिन ले रहा है और उसको सल्फोनामाइड भी देनी पड़ी है, तो फिर क्या होगा कि वो उस पेशेंट में वारफरिन की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस हाई हो जाएंगे। इसलिए ये ड्रग इंटरेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट भी यही उन्होंने बताया हुआ है, सल्फोनामाइड डिस्प्लेसेस बिलीरुबिन। ठीक है, ये और नेक्स्ट आगे आते हैं फैक्टिव मेटाबॉलिज्म पर कैसे कैसे इफेक्ट होता है। इसमें आपने CYP450 इंड्यूसर्स और वो इनिबिशन वाली जो एग्जांपल्स है ना, वो आपने लिखनी है। ठीक है, उसमें जो निमोनिक्स से जनरली मैंने बताया भी हुआ, ये वीडियो में था, तो वो आपने वहाँ से कर लेना है कि विटामिन K कैन कॉज इनिबिशन, इसका निमोनिक था। इंजाइम इनिबिशन का और इंजाइम इंडक्शन का भी था, सेल फोन बैटरी डेथ से मैंने करवाया। ये आप अगर नहीं आ रहा तो आप वीडियो देख लें। ठीक है, मैंने अपलोड की हुई है। इसके अलावा ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स की भी, जब हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर भी ये गॉड के चैप्टर में है, तो उसमें है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स जैसे कि एलोप्यूरिनोल होता है। एलोप्यूरिनोल क्या करता है कि एलोप्यूरिनोल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर है। तो वो जो होंगी ड्रग्स,
जिनको भी xanthine ऑक्सीडेज जो उनसे मेटाबोलाइज करता है, उनकी क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, उनको भी इनको मेटाबोलाइज करना होता है, जैसे कि आज़ाथायोप्रिन वगैरह जो होती है ना, उनको इसने मेटाबोलाइज करना होता है। जब xanthine ऑक्सीडेज इनिबिट हो जाएगा तब उनका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, उन ड्रग्स का, इम्यूनोसप्रेसेंट जो भी ड्रग्स होती हैं उनका जो है वो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। जब उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तब उनकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो ज़्यादा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से उस पेशेंट पर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो हमें इस केस में भी डोज की रिडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं हम रीनल एक्सक्रीशन को कैसे इफेक्ट कर रही होती है। इसमें आ जाती है एग्जांपल प्रोबेनिसिड की। प्रोबेनिसिड हमने पढ़ा है कि जब ये भी गाउट में यूज़ करते हैं ना प्रोबेनिसिड भी, तो ये क्या करता है कि ये भी जो है यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाता है। ठीक है, और ये प्रोबेनिसिड खुद अगर देंगे ना तो इसने क्या करना है, इसने डिक्रीज़ करवा देनी है। बाकी जो पेंसिलिन और डेप्सोन्स वगैरह ना, इनकी जो होती है ना एक्सक्रीशन, इनको कम करवा देता होता है प्रोबेनिसिड। ठीक है, और यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन ज़्यादा करवाता है एक्सक्रीशन। उसके बाद है एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या करवाती है, एस्प्रिन जो है ये मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी ज़्यादा करवाती है, क्योंकि ये रीनल एक्सक्रीशन को ना कम करवा देती है मेथोट्रेक्सेट की। और आपने ना एक बात याद रखनी है, वो जो हम यूज़ नहीं करते थे जनरल फार्माकोलॉजी में, कि जो लाइक सेम ड्रग्स होती हैं वो मतलब कि अगर तो सेम मीडियम है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगी लाइक और जब कोई मीडियम जो उनसे अनलाइक होगा तो वो उसमें ड्रग की एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो आपने उससे ये याद रखना है कि अमोनियम क्लोराइड की, जैसे कि एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये एसिडिक सॉल्ट है। और जो एम्फीटामिन है, ये ड्रग जो है ये बेसिक होती है, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है और ये बेसिक होती है। तो जब भी हम एसिडिक अमोनियम क्लोराइड देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा जो यूरिन है। ठीक है, यूरिन क्या हो जाएगा, उसकी पीएच एसिडिक हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एम्फीटामिन है वो क्या है, वो बेसिक है तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी यूरिन में। ठीक है, क्योंकि जब अनलाइक होता है ना मीडियम तब ड्रग की एक्सक्रीशन होती है, और जब लाइक होता है ड्रग लाइक मीडियम होता है तब ड्रग की क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो आप इस तरह से भी खुद से एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, हो गए उन्होंने पूछा हुआ है। अब ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, नेक्स्ट इसमें है, इन्होंने ना साइंस दिए हुए हैं, काफ़ी सारे सिम्टम्स वगैरह बताए हुए हैं। जो ये सिम्टम्स है ना सारे, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग, क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। ये क्वेश्चन जो है ये फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का क्वेश्चन है, जो हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं वही वहाँ से ही आया है। और फार्मा में ना जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनके अंदर एक टॉक्सिकोलॉजी का भी टॉपिक है, तो ये उधर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उन्होंने जो दिए हुए हैं ना कंप्लेंट्स, ये अगर स्किन इरिटेशन और जो हेयर लॉस है, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये किस में देखने को मिलती हैं, ये हमें क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में मिलती हैं। इसके लिए वो निमोनिक अगर याद किया हो तो वो था आर्सेनिक का, निमोनिक आर्सेनिक ही था। ठीक है, ए से वो ए से एलोपेशिया वगैरह था, हेयर लॉस देखो ये पूछा हुआ उन्होंने, बताया हुआ उन्होंने। और आर से क्या था, आर से रैशेस थे। स्किन, एच से क्या था, स्किन पिगमेंटेशन थी। इसी तरह ये निमोनिक था पूरा। तो चीलेटर में डार्मर कैप्रोल था। ठीक है, और इसके अलावा इसका एंटीडोट भी होता था आयरन ऑक्साइड। तो ये उधर से पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नहीं, उन्होंने कहा कि ये सारी ना टर्म्स बताएं, ये बस इनकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है। एंटीसेप्टिक्स ये वही माइक्रो से भी हो जाता है, अगर वो याद हो आपको डेफिनेशन। तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो लिविंग टिश्यूज़ पर हम अप्लाई करते हैं, और ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, और यही आप, अगर आपको डेफिनेशन आती हो तो आप लिख सकते हैं अपने से। ठीक है, उसके बाद ये नाम लिख देने, अल्कोहल, एथेनॉल वगैरह, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फर डायजीन। ठीक है, जो भी आपको याद आए। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जब हम अप्लाई करते हैं ना किसी भी बॉडी सरफेस पर, तो वो प्रोटीन्स की क्या करवा देते हैं, प्रेसिपिटेशन करवा देते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स दरअसल श्रिंकेज, एस्ट्रिंजेंट्स को आपने याद रखना है, श्रिंकेज से, ये ना श्रिंकेज करवाते हैं बॉडी टिश्यूज़ की। ठीक है, किसी भी सुपरफिशियल लेयर पर जब हम अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पर क्या कर देंगे, वहाँ पर श्रिंकेज करवा देंगे स्किन की। ठीक है, तो ये अगर ब्लड किसी को ब्लीडिंग हो, अगर वहाँ पे भी अप्लाई करें तो ये ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे, उसको कंट्रैक्ट करवा देंगे। तो ये प्रेसिपिटेट कराते हैं सरफेस प्रोटीन को, लेकिन ये पेनिट्रेट नहीं करते सेल्स में।
ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। इनमें एथेनॉल, मेथानॉल, टैनिक एसिड आ जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप याद रखना है। डिमल्सेंट्स क्या होते हैं? डिमल्सेंट भी क्या होते हैं कि ये एक एजेंट्स होते हैं जो सरफेस पे ना क्या बना लेते हैं, कवरिंग सी बना लेते हैं, और फिर जो इरिटेंट्स वगैरह होते हैं उनको अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देते, ठीक है। ये म्यूको प्रोटेक्टिव एजेंट्स भी इनको कहते हैं। इसमें क्या आ जाती है, ग्लिसरीन वगैरह आ जाती है, गम आ जाती है, ठीक है। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये वाली आपने ये डेफिनेशंस कर लें। डीमेलानाइजिंग एजेंट्स पूछे हुए हैं। डीमेलानाइजिंग एजेंट्स जो से होते हैं ना, ये पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। स्किन पर जो हो जाती है ना हाइपर पिगमेंटेशन, वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो आपने ये याद कर लेना, इनके नेम्स याद कर लें। हाइड्रोक्विनोन है, इसमें ना ज़्यादा एसिड वाले आ रहे हैं तो आपने यहाँ से याद कर लेना है। एजिलाइक एसिड याद कर लें, ग्लाइकोलिक एसिड याद कर लें, कोजिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। एजिलाइक, ग्लाइकोलिक, कोजिक, लैक्टिक एसिड। और ट्रेटिनोइन आपने याद करना है, ईजी है, विटामिन ए होता है ये, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट आ जाए ट्राइकोजेनिक एजेंट्स। ट्राइकोजेनिक एजेंट्स यूज़ किस लिए होते हैं? इनका यूज़ होता है हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें मिनोक्सिडिल इन्होंने लिखा हुआ है, ये वेज़ोडाइलेटर है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। वेज़ोडाइलेटर हाइपरटेंशन के चैप्टर में था आई थिंक, वहाँ पे हमने पढ़ा था मिनोक्सिडिल। इसका साइड इफ़ेक्ट में पढ़ा था। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो दरअसल हमने किसी ट्रीटमेंट में यूज़ कर लिया, किसके? हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में। ये जैसे याद है, फिनेस्ट्रीडाइड भी हमने पढ़ चुके हैं, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर था वो यहाँ से। और भी मेटोप्रोस्ट, ये याद रखते हैं। कैटालिटिक एजेंट्स ये क्या होते हैं? ये ना जो स्किन हार्ड स्किन वगैरह हो जाती है ना, तो ये और वहाँ पर जो स्किन के ऊपर जो पार्ट्स वगैरह भी बन जाते हैं, उसमें भी, उसके ट्रीटमेंट में भी ये कैटालिटिक एजेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। और इसमें भी क्या चीज़ें आ जाती हैं? सैलिसाइलिक एसिड आ जाता है, यूरिया आ जाता है, ठीक है। और ये प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ये आपने याद कर लेना, 2-3 नाम याद कर लें, 4। और ये एंटीसिबोरिक एजेंट्स, ठीक है। एंटीसिबोरिक एजेंट्स ये इसमें भी जो है, ये भी आप सैलिसाइलिक एसिड याद कर लें, कोलतार याद कर लें, इसमें कीटोकोनाजोल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स याद कर लें इसमें। बस ये काफ़ी हैं, इतने नाम कर लें, जितने इजीली हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, इन्होंने एक्टोपैरासिटिसाइड्स का पूछा है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स पहले तो 2 हमने पढ़े हुए, स्केबीज और पेडिकुलोसिस, ठीक है। ये 2 पढ़े हैं, स्केबीज होते हैं और एक होता है हमारे पास पेडिकुलोसिस। तो इन दोनों का आपने ज़्यादा से भी ट्रीटमेंट याद रखना है, ठीक है। तो वो आप इधर भी लिख सकते हैं। स्केबीज़ में क्या होता है? स्केबीज़ जो होता है वो स्किन का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी इरिटेशन वगैरह होती है। और स्केबीज़ इसका जो होता है, एक स्केबीज़ कौन करवाता है? सेक्रोप्टस कैबियाई जो एक ना होती है पैरासाइट, वो इसका इन्फेक्शन कॉज करवाता है। और ये जो पेडिकुलोसिस होती है ना, ये लाइस या जूं जिसे उर्दू में कहते हैं, ये हेयर में इन्फेक्शन होता है, हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन होता है, ठीक। और स्केबीज़ में जो मेनली देते हैं ना, सल्फर ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सल्फर ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। और सल्फर ऑइंटमेंट जो है ये इसका कैसे इसकी इंडिकेशन होती है कि 3 डेज़ कंसेक्टिव 3 नाइट्स के लिए लगाना होता है। और फिर हर सुबह उठ के ना बाथ लेना होता है इसमें। नेक डाउन पूरी बॉडी पे लगानी होती है सल्फर ऑइंटमेंट। इसमें सल्फर ऑइंटमेंट देते हैं, मैलाथायोन देते हैं, आइवरमेक्टिन देते हैं, ठीक है। ये इसके ट्रीटमेंट में आ जाती है। परमेथ्रिन भी देते हैं। और पेडिकुलोसिस में भी मैलाथायोन, लैदा से अगर पेडिकुलोसिस का है तो भी आप लिखेंगे मैलाथायोन, लिंडेन और ये आइवरमेक्टिन वगैरह लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये इन्होंने ना ड्रग्स और उनके एंटीडोट्स का पूछा हुआ है। तो ये भी हमारी प्रीवियस नॉलेज पे ही है क्वेश्चन। एसिटामिनोफेन का क्या है कि ये एन-एसिटाइलसिस्टीन है इसका एंटीडोट। बीटा ब्लॉकर्स का ग्लूकागोन है, ये हम पढ़ चुके हैं। ग्लूकागोन क्या करता है कि वो क्या कहता है, बीटा ब्लॉकर्स के जब भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो वो डायरेक्टली जो है, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स भी डिफरेंट होते हैं हार्ट पे, तो इसलिए हम बीटा एगोनिस्ट देंगे तब तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्लूकागोन देंगे तो इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। सारे सिम्टम्स रिवर्स हो जाएंगे। तो ये हार्ट को भी स्ट्रेंथ देता है। और बीटा ब्लॉकर तो हार्ट को स्टॉप कर देंगे, ग्लूकागोन जो है वो हार्ट को स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। आगे बेंजोडाइज़ेपिन्स के केस में फ्लूमेजीनिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी है। हेपरिन में प्रोटामीन देते हैं, प्रोटामीन सल्फेट। आयरन सॉल्ट्स ये ये आ गया ना क्वेश्चन, डेफ्रोक्सामीन और डेफ्रासिरोक्स। ओपियोइड्स में क्या देंगे? नैलोक्सोन और नाल्ट्रेक्सोन। ये सारे हम पढ़ चुके हैं, बाकी अपने मेजर टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट ये भी प्रूफ का क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने ना थैलेसीमिया का सिनेरियो दिया हुआ है और इसमें थैलेसीमिया मेजर का, उसमें उन्होंने बताया कि आयरन ट्रांसफ्यूजन की वजह से ना आयरन ओवरलोड हुआ है, इसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर ने उसे ड्रग दी है, ठीक है। और इसका बताया, उन्होंने पूछा कि इसका रैशनैले क्या है, ड्रग का नेम भी बताया और रैशनैले भी पूछा हुआ है। तो ड्रग के नेम में ना हमने लिखना है आयरन चिलेटर, क्योंकि इस केस में आयरन ओवरलोड हुआ है तो आयरन चिलेटर हम देंगे इस केस में। एक डेफ्रोक्सामीन होती है एक ड्रग, और एक होती है डेफ्रोक्सासिरोक्स MINE, ठीक है। ये DEFEROXAMINE, ये डेफ्रोक्सामीन एक ड्रग है और एक होती है डेफ्रोसिरोक्स। तो हम डेफ्रोक्सामीन लिख देंगे, ये एक्यूट आयरन ओवरलोड में देते हैं, आयरन पॉइजनिंग में देते हैं या हीमोक्रोमेटोसिस में देते हैं, ठीक है, डेफ्रोक्सामीन। दूसरी ड्रग का नाम भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डेफ्रोसिरोक्स। ये दो ड्रग्स हैं, ये दोनों देते हैं, ये आयरन चिलेटर्स हैं। तो इनका रैशनैले क्या है, क्योंकि ये आयरन चिलेटर हैं तो ये क्या करेंगी कि ये जो है ये चिलेट कर देंगी एक्सेसिव आयरन को चिलेट कर देंगी और वो इनसोल्यूबल फॉर्म में हो जाएगा और वो कम्प्लेक्स बनेगा और वो वहाँ से आयरन जो है एक्सेसिव आयरन जो है वहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, एक्सक्रीशन क्या हो जाएगी आयरन की, जो ज़्यादा हो जाएगी। तो बस यही है कि आयरन इसका यही था कि चिलेशन हो जाएगी, चिलेशन की वजह से आयरन की क्या हो जाएगी, उसकी एक्सीशन जो है वो कम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसकी एक्सीशन क्या है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये आपने, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट में पार्ट में पूछा हुआ है 2 टॉपिकल स्टीरॉयड्स बताएं। 2 टॉपिकल स्टीरॉयड्स पूछे हुए हैं उन्होंने। तो इसमें 2 टॉपिकल कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स में हम लिख सकते हैं, एक डेक्सामेथासोन लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं डेक्सामेथासोन, DEXAMETHASONE, ठीक है, डेक्सामेथासोन। और एक होता है बेक्लोमेथासोन, BECLOMETHASONE, बेक्लोमेथासोन भी दे सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सब दे सकते हैं, ये आप नाम याद करने हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि 4 डर्माटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के नाम भी बताएं, ठीक है, इसमें जिनमें टॉपिकल स्टीरॉयड हम यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है, इसमें हमारे पास आ जाता है एक्जिमा, एटोपिक एक्जिमा आ जाता है, एटोपिक डर्माटाइटिस आ जाता है, एटोपिक डर्माटाइटिस लिख सकते हैं, एक्जिमा लिख सकते हैं आप। उसके अलावा आप लिख सकते हैं सोरियासिस लिख सकते हैं, सोरियासिस PSORIASIS, सोरियासिस होता है, एक्जिमा होता है, एटोपिक डर्माटाइटिस होता है, एरिथमाटोसिस में भी, एरिथमाटोसिस, इन सब कंडीशंस में दे सकते हैं। इसके अलावा एक्नी में भी देते हैं। तो ये लिख लें आप। इसके अलावा एक्नी का भी ट्रीटमेंट आया करता है, तो वो भी देख लेना एक बार आप।